स्वागत है बच्चों आप सभी का। चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन चल रहा है हमारा क्लास 7th का। आज हम करने वाले बच्चों इसका फिगर इट आउट जो कि आपका 42 और 43 पेज नंबर पे गिवन है, ठीक है ना। ये वीडियो हमारी होने वाली लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। इसके बाद में आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश और हम स्टार्ट करेंगे फिर आपका चैप्टर 3, ठीक है। चलो, the first question here is read the situations given below, write an appropriate expression for each of them। इसमें क्या है ना बच्चों, आपको 3 पार्ट दे रखे हैं ए, बी, सी और हमको इनको सॉल्व करके देना है। और ठीक है, पहले ए पार्ट में हमारे पास है द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बिक्यूट ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज ऑफ द वीक। ठीक है, 7 के 7 दिन है जो ये मार्केट है हमारी ओपन रहती है। रहीम सप्लाइज 9 kgs ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड एंड श्याम सप्लाइज 11 kgs ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड टू द मार्केट। ठीक है, हमारे पास एक है रहीम और दूसरा इंसान हमारे पास कौन है बच्चों? दूसरा इंसान हमारे पास है श्या। ठीक है, रहीम कितना दे रहा है मैंगोज? 9 केजीज मैंगोज देता है और जो श्याम है वो 11 केजीज मैंगोज देता है ईच डे, हर दिन देता है। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन देते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। अब हमें इसका क्या बताना है? अमाउंट बताना है कि कितना ये लोग सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। एक्सप्रेशन भी लिखना है और उसकी वैल्यूज भी पुट करनी है, वैल्यूज भी बतानी है हमें, ठीक है ना। अगर इसमें देखा जाए तो अमाउंट ऑफ मैंगोज सप्लाइड बाय रहीम। अगर रहीम का मैं चेक करूँ तो रहीम कितने देता है बच्चों? वो देता है आपके 9 kg मैंगोज देता है। और कितने दिन तक देता है? 7 दिन तक। तो 9 kg इंटू 7 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाइड बाय श्याम। शाम कितने देता है हमारे? शाम देता है 11 kg मैंगोज। कितने डेज तक देता है? 7 डेज तक देता है ना। तो इन दोनों को प्लस कर दूं तो आंसर आ जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरे पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा इसका? 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 7, ये निकल के आएगा एक्सप्रेशन। और इसी एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा? यहाँ से हम हमारे पास कॉमन क्या है? 7 कॉमन है, तो 7 को कॉमन ले लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 9 प्लस 11 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 11 क्या होता है? 20। इस तरह से वो 140 केजीज ऑफ मैंगोज देते हैं। होल वीक में वो कितने मैंगोज दे रहे हैं? 140 केजीज ऑफ मैंगोज को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। पहले सेपरेटली निकालो, फिर एक्सप्रेशन लिखो और फिर नीचे इसकी वैल्यूज निकाल के बताओ। गॉट इट? चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ and she spends 5,000 on rent, 5,000 on food and 2,000 on other expenses every month. What is the amount Vinu will save by the end of a year? सबसे पहले तो लिखते हैं इसकी मंथली अर्निंग्स कितनी है। मंथली अर्निंग इसकी कितनी है? तो 20,000 रुपीज़ है। ओके, फिर अब देखेंगे कि वो एक्सपेंसेस क्या है उसके। क्या एक्सपेंसेस है उसके? उसके एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपये वो रेंट देती है, प्लस 5,000 वो फूड पे देती है, प्लस 2,000 के उसके अदर एक्सपेंसेस है। ये सब टोटल करके उसके एक्सपेंसेस है। तो हमारी जो सेविंग्स निकल के आएगी वो क्या निकल के आएंगी? जो भी अमाउंट होगा जो बचेगा एक्सपेंसेस करने के बाद, है ना। तो मंथली सेविंग्स मेरी क्या होनी चाहिए? मंथली सेविंग्स क्या होनी चाहिए? इस पूरे अमाउंट में से ये तीनों को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 20,000 में से माइनस करना पड़ेगा 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 और यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे अमाउंट को पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे। ये निकल के आ गया मेरे पास, क्या निकल के आ गया? एक्सप्रेशन। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी? वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 20,000 माइनस तीनों को प्लस करो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12,000। तो 20,000 में से 12,000 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 8,000। इस तरह से उसकी क्या हो गई? ये उसकी आ गई मंथली सेविंग्स। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट वीलू विल सेव एट द एंड ऑफ अ ईयर। अब वो एक साल बाद कितना बचा लेगी? सिंपल है,
ये 1 महीने में बचाती है तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में कितने दिन होते हैं? तो उसकी एनुअल सेविंग आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 1 साल में 12 महीने होते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 12 इंटू में 8000, तो ये एक्सप्रेशन होगा। इस तरह से वो 96,000 इन अ ईयर सेव कर लेगी। ठीक है? सो इस तरह से निकाल। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है मेरे पास ये क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अपर पोस्ट and during the night while asleep accidentally slips down by 2 centimeter. The post is 10 centimeter high and a delicious fruit is on its top. In how many days will the snail get the tree? ठीक है। अब एक पोस्ट है ऐसे, सॉरी थोड़ी सीधी लाइन खींच लेते हैं जरा, जैसे कि एक ऐसे करके पोस्ट है, ठीक है। तो एक स्नेल है वो क्या कर रहा है ना, पहले 3 सेंटीमीटर तो बच्चों ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर क्या कर रहा है, नीचे गिर जा रहा है, कितना, 2 सेंटीमीटर, फिर नीचे गिर जाता है, लगभग 2 सेंटीमीटर, वो फिर से नीचे आ जाता है, फिर वहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो ऐसे ही करता रहता है वो। सो सबसे पहले तो लिखते हैं कि पोस्ट की टोटल हाइट कितनी है। पोस्ट की हाइट है मेरे पास इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट अचीव इन 1 डे, एक दिन में वो कितनी हाइट अचीव कर पाएगा? देखो, एक दिन में तो वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, मतलब वो 1 सेंटीमीटर पर डे ऊपर जा पाता है, राइट? 1 सेंटीमीटर जा पाता है। तो अगर देखा जाए तो अब वो कितने दिन तक जाएगा? अब डेज़ तो मुझे नहीं है प्रोवाइड, राइट? और उसे कितने दिन में से ट्रीट मिल जाएगी वो ये पूछ रहा है। सो लेट्स सी, अगर वो 7 दिनों तक जाएगा, अगर वो 7 डेज़ तक जाएगा ऐसे, तो वो 7 सेंटीमीटर पे पहुँच जाएगा। फॉर 7 डेज़ अगर वो ट्रैवल करेगा बच्चों, तो 7 डेज़ में 7 इंटू में 1 सेंटीमीटर पर डे है। सो इट विल रीच 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पे पहुँच जाएगा। अब ऊपर कितना बचेगा मेरे पास लेफ्ट ओवर? -3 सेंटीमीटर। अब जैसे ही वो 8th डे पे ये GTH 8th डे पे ऊपर क्लाइंब करेगा 3 सेंटीमीटर, सबसे पहले तो वो 3 सेंटीमीटर ही चाहता है ना, वैसे ही वो पहुँच जाएगा क्योंकि 8th डे पे वो फर्स्ट स्टेप 3 सेंटीमीटर लेगा, ये उसका फर्स्ट स्टेप होता है एंड उसको वहाँ पे ट्रीट मिल जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑन द 8th डे द स्नेल विल गेट ट्रीट। 8th डे पे उसको क्या बन जाएगी, उसको ट्रीट मिल जाएगी अपनी। तो उसमें हुआ क्या कि पोस्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर थी, एक दिन में वो 1 सेंटीमीटर की प्रोग्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा 7 दिन में वो 7 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगा। अब 7 सेंटीमीटर तक पहुंचने के बाद जो पहला चप्पा मारेगा, 3 का मारेगा, फिर ही तो 1 पे वापस आएगा, बट 3 का मारते ही तो उसको खाना मिल जाएगा, तो वो चुपचाप खा लेगा वहां पे बैठ करके, है ना, एक नीचे आएगा ही नहीं। दैट इज वाई इसमें कितने दिन लगे, इसमें 8 दिन लगे। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है ना, ये बोल रहा है कि मालविन है, Malvin reads a two-page story every day except on Tuesday on Saturdays. How many stories would he complete reading in 8 weeks? ठीक है, 8 वीक में वो कितनी स्टोरीज को रीड कर लेगा, ठीक है। सो रीडिंग पर वीक कितनी होगी बच्चों उसकी? रीडिंग पर वीक, एक वीक में वो कितना पढ़ेगा? 7 दिन में से 2 दिन तो वो पढ़ नहीं रहा, तो 7 - 2 इक्वल्स टू 5 डेज पढ़ेगा वो, ठीक है। और स्टोरीज कितनी पढ़ेगा वो? स्टोरीज कितनी रीड कर लेगा? अगर मैं देखूँ पर वीक में वो कितनी स्टोरीज रीड कर लेगा, तो मैं देखूंगी कि 7 - 2 मल्टीप्लाइड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा, 2, कि वो एक दिन में कितनी स्टोरीज पढ़ता है, कितने पेज की स्टोरी पढ़ता है, 2 पेज की, है ना, यही आंसर आएगा। या फिर मैं कह सकती हूँ 7 - 2 5 × 2 भी लिख सकती हूँ। ये 2 तरीके हो सकते हैं इस एक्सप्रेशन को लिखने के। अब अब वो पूछ रहा है कि 8 वीक्स में कितनी पढ़ेगा। अब ये 1 वीक का आ गया, तो वो 8 वीक्स में कितनी स्टोरीज पढ़ेगा, तो हम लिखेंगे टोटल स्टोरीज रेड इन
8 वीक्स में उसमें कितना बढ़ना है? आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू हमारी ऊपर एक तो ये तरीका हो सकता है कि 5 × 2 को मल्टीप्लाइड कर दो 8 से, ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है। या फिर ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लिख करके हम इंटू में 2 इंटू में 8 लिख सकते हैं, इंटू में 8 लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन में 8 को मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। ये मैं जानबूझ के इतने सारे एक्सप्रेशंस को लिख रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कौन से एक्सप्रेशन की इक्वल है। अब ये पहला एक्सप्रेशन क्या है कि 5 × 2 × 8, तो बताओ क्या ये इक्वल है? हाँ देखो यहाँ पे आया तो था मेरा, अगर देखा जाए तो 5 × 8 × 2, तो ये तो इसके इक्वल है। और मेरा यहाँ पे आंसर क्या था, 5 × 2 = 10, 10 × 8 = 80, और इसमें भी आंसर देखो 80 है। सो एक तो इसके इक्वल है, ये ठीक है, ओके। फिर इधर है 7 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब इसमें क्या होगा, 5 × 8 हो जाएगा, और 5 × 2 भी तो होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में मेरे पास है कि 8 × 7 होंगी। अब 8 × 7 से भी काम नहीं चलेगा। फिर 7 × 8 2 × 8, इससे काम चल जाएगा बच्चों? नहीं चलेगा, मतलब 7 × 5 - 2, ये तो 5 - 2 ही हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इधर देखो 7 + 2 हो गया, ये भी गलत हो गया। इधर देखो 8 - 7 × 8 2 × 8 हो गया। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन ठीक है बच्चों? नहीं है, है ना? ये इतना बड़ा तो हमारे पास कहीं पे आया ही नहीं था कि 7 × 8 कर दो या कुछ करो, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें चेक करते हैं, 7 - 5 कर दिया उसने, तो 7 - 5 थोड़ी करना है, 7 - 2 करना है, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें से तो मेरा कोई भी एक्सप्रेशन मैच नहीं हुआ सिवाय मेरे एक एक्सप्रेशन के। तो अगर हम 8 वीक्स का निकालने चाहेंगे तो हमारा उस हिसाब से सिर्फ ए एक्सप्रेशन है जो भी इसके साथ मैच करेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये। अब कह रहा है कि फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवेलुएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। देखो पहला तरीका इसमें क्या होगा हमारे पास, एक तो होगा, फर्स्ट वे होगा कि हम पेयरिंग कर सकते हैं, पेयरिंग कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ये कैसे होगा, तो देखो 1 - 2 + 3 -4 + 5 -6 + 7 -8 + 9 -10। तो अब इसमें देखो, इन दोनों को पेयर कर लो, 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 इन दोनों को पेयर कर लो। 2 में से 1 गया क्या होता है, -1। 4 में से 3 गया क्या होता है, -1। प्लस 6 में से 5 क्या होता है, -1। प्लस 8 में 70 क्या हुआ, -1। प्लस यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा, -1। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -1 -1। कितनी बार -1 हो गया, 5 बार, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा -5। अब इसका वे 2 क्या है इसको सॉल्व करने का, सेकंड वे हमारे पास होगा कि ग्रुपिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ग्रुपिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इसे किस तरह से करेंगे, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, 1 - 2 + 3 -4 + 5 -6 + 7 -8 + 9 -10 लिख लिया। सबसे पहले क्या करो, पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ लिख लो, 1 3 5 7 9, 5 7 9 लिख लिया। इन सबको प्लस कर लेंगे, फिर माइनस कर लेंगे, सारे माइनस के नंबर्स लिख लेंगे, 2 -4, फिर क्या, -6 -8 और -10, इस तरह से लिख लिया इसको। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करो, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 9 9 और 9 18, और 18 + 7 क्या होगा हमारे पास, 25। सो 25 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब ये सारे के सारे नंबर्स हैं मेरे पास, है ना। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे फेवरेट कोड करूँ तो क्या होगा बच्चों, अंदर के साइंस जो होंगे रिवर्स हो जाएंगे। ये मैंने आपको पीछे बताया था ना कि ये वाले जो एक्सप्रेशन सॉल्व करते थे,
आपके a माइनस बी प्लस सी होता था तो क्या होता था, अंदर के जो हमारे नंबर्स होते थे उनका साइन रिवर्स हो जाता था। तो अगर मुझे उल्टा करना हो कि इस पे मुझे ये बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के अंदर के साइन रिवर्स करने पड़ेंगे। तो इसमें मैंने यही किया कि बीच में माइनस का साइन डाल दिया और अंदर के सारे साइंस को रिवर्स कर लिया। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। 6 + 4 क्या होगा 10, 10 + 10 20 और 20 + 10 30। इस तरह से मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -5 यार। सो ये 2 वेज थे हमारे जिससे हमने इसको सॉल्व करके देखे। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है? इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला तरीका तो मेरा होगा ना, वो ये होगा कि पेयरिंग अप ज़ीरोज़, पेयरिंग अप ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ को कैसे पेयर करेंगे, तो देखो इसको और इसको पेयर कर लिया, इसको और इसको पेयर कर लिया, इसको और इसको पेयर कर लिया, इसको और इसको और इसको और इसको। देखो +1 -1 0, +1 -1 0, +1 -1 0, 0 और 0। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा इसका, 0 आंसर आ। नेक्स्ट सेम वही करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के ग्रुप बना लेंगे। उसमें भी आंसर मेरा उस केस में भी सेम ही आएगा। जैसे 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार बनना है, 5 बार बनना है। और नेगेटिव कितनी बार है, नेगेटिव भी मेरे पास यहाँ पे 5 बार ही है। तो इस तरह से ब्रैकेट लिख के लिखेंगे, ठीक है ना? और यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 - 5 = मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी हमारे पास कोई 2 नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव का होता है और एक नेगेटिव का होता है, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाता है। कैंसल आउट होने से क्या मतलब होता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 से 2 पे तो 0 ही आएंगे। तो अगर नंबर सेम है और जो साइन है आपके अपोजिट है, तो आपका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें हमारे पास है कि कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग दिस और बाय रीजनिंग। ठीक है, चलो इनको कंपेयर करते हैं। लेकिन हमें ना इसे ज़्यादा सॉल्व करके नहीं देखना। ये तो दोनों टर्म ही सेम दिख रही है, तो इक्वल ही हो गया, ठीक है ना? 14 - 7 + 8, 14 - 7 + 8, इसकी मुझे नीड नहीं हो। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 83 × 42 - 18। इधर 83 42 से मल्टीप्लाई है, इधर 83 40 से मल्टीप्लाई है। तो ऑब्वियसली कौन से वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि 83 यहाँ पे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 145 एक बड़ा नंबर है, उसमें से 17 × 8 माइनस हो रहा है। एक 145 नंबर है, इसमें से 17 × 6 माइनस हो रहा है। इधर कोई बड़ा नंबर माइनस हो रहा है इसमें से, और इधर कोई छोटा नंबर माइनस हो रहा है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी मेरे पास, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, राइट? ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में करते हैं। इसमें मेरे पास क्या है, 23 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद में ये माइनस हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, ये दोनों पहले माइनस हो रहे हैं, फिर 23 मल्टीप्लाई होगा। तो कौन से केस में बच्चों आंसर ज़्यादा आएगा? तो अगर मैं इसको अगर एक्सपैंड कर दूँ बच्चों, 23 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 23 मल्टीप्लाइड बाय 35। इधर 23 48 टाइम्स हो रहा है और ऊपर से माइनस हो रहा है 23 35 टाइम्स। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसमें से सिर्फ 35 ही माइनस हो रहा है। तो कौन सी केस में हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि इधर तो सिर्फ 35 ही माइनस हो रहा है ना, लेकिन इधर तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा। मैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको ना एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है ना? एक्सपैंड करके आसानी समझ में आ जाता है। 16 × 12 माइनस 11 × 12। तो इस केस में क्या है, 11 × -11 है, ठीक है? 12 × -11 यहाँ पे भी है, 16 × 12 यहाँ पे है, 16 × 12 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्या होना चाहिए बताओ? ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये तो इक्वल होगी वैल्यूज मेरी। क्योंकि देखो इस एक्सप्रेशन में, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख दूँ 16 × 12 माइनस 11 × 12, तो इसमें कुछ अलग थोड़ी ना है, ये तो दोनों सेम ही चीज़ है, राइट? कि वैल्यूज तो चेंज नहीं हुई, तो ये तो हमारा इक्वल हो गया, ई पार्ट हमारा इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें क्या हो रहा है देखो, 88 बाहर है, इसमें भी 88 बाहर है, इसमें 76 माइनस 53 है, इसमें 53 माइनस 76 है। इधर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तुम्हारी, इधर वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ऑब्वियसली हमारी ये वाली वैल्यू बढ़ गई। 25 यहाँ पे बाहर है, 25 यहाँ पर बाहर है। इधर 42 + 16 है, 42 में से
यहाँ पे +1 हुआ है और 16 में से यहाँ पे -1 हुआ है। तो ओवरऑल इफ़ेक्ट जो होगा हमारा ये तो हो गया, टिंकर द टर्म्स हो गया ये। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो मेरा क्या आने वाला है, इक्वली आने वाला है, ठीक है ना? आपको ओवरऑल इफ़ेक्ट से कहा था ना टिंकर द टर्म्स का, ये वो वाला यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं देखो, बाहर यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 35 है, मतलब यहाँ पे वैल्यू -1 हुई है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे वैल्यू -1 हुई है, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी वैल्यू मेरी -1 हुई है। तो इस केस में क्या हो रहा है ना कि मेरे तीनों नंबर्स में से एक-एक वैल्यू कम हुई है। तो ऑब्वियसली जो मेरा आंसर आएगा ना, वो मेरा बच्चों ये जो है ये वाली टर्म मेरी ज़्यादा ही आएगी, राइट? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़े नंबर्स हैं और यहाँ पर छोटे नंबर्स हैं। गॉट इट? सो इस तरह से हमने ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बेसिकली हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया आपकी, और किसको यूज़ किया? टिंकर द टर्म्स को यूज़ किया। तो यहाँ पर आपका बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 3 नेक्स्ट वीडियो से।